स्वागत है आपका दृष्टिकोण के नए अंक में। आज के अंक में हमारे साथ है अंशुल शर्मा। अंशुल अपवर्ड के रिसर्च एसोसिएट हैं और हिंदू सिख रिलेशंस पर अध्ययन कर रहे हैं। हाल ही में अंशुल ने एक आर्टिकल भी लिखा है सिख सेपरेटिज्म पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। स्वागत है अंशुल आपका। थैंक यू आदर्श। तो अंशुल, आज के समय में इस हिंदू सिख रिलेशन पे बात करना क्यों ज़रूरी है? जी, जैसे आपने कहा कि मेरा अध्ययन का टॉपिक हिंदू सिख रिलेशन है और हम उसी पे बात करेंगे, तो उसी से अगर मैं शुरू करूं तो इन दोनों आइडेंटिटीज़ का रिलेशन समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हिंदू सिख्स को कैसे परसीव करते हैं आज के टाइम में और सिख्स हिंदूज़ को कैसे परसीव करते हैं। तो हिंदुओं में जो एक मेन स्ट्रीम व्यू है सिखों को लेकर, वो ये है कि जो हिंदू आइडेंटिटी है, सिख आइडेंटिटी उसी का एक पार्ट है, हम दोनों एक ही हैं, ऐसा मानना है। पर क्या दूसरी तरफ से ये परसेप्शन है या फिर दूसरी तरफ से क्या परसेप्शन है? तो उसका जो मुझे एक इंटरेस्ट भी जगा बेसिकली इस चीज़ को रिसर्च करने में, वो था कि जब किसान आंदोलन के दौरान हरसिमरत कौर बादल, जो कि श्रोमणी अकाली दल के एक प्रोमिनिएंट लीडर हैं, सांसद हैं जी, तो उन्होंने लोकसभा में बयान दिया कि हमारे सिख गुरुओं ने तुम्हें बचाया, तुम्हारे जनेयू और तिलक हमारे गुरुओं की वजह से बचे। और ओवरऑल जो एक टोन था उस स्पीच का, वो बहुत ही डिमीनिंग था। और उसी दौरान किसान प्रोटेस्ट के ही दौरान योगराज सिंह ने बयान दिया कि हिंदुओं की औरतें टके टके के हिसाब से बिकती थीं और इनको हमने बचाया। अगेन द सेम थिंग कि अगर तुम्हारी एग्जिस्टेंस आज है तो वो हमारी वजह से, एंड वी आर सुपीरियर टू यू। तो खैर योगराज सिंह ने ये बोला, पर उसमें जो एक चीज़ मुझे क्लिक करी वो ये थी कि जब योगराज सिंह ये स्पीच दे रहे थे तो वहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद थे। और तब मुझे लगा कि यार, अगर इस आदमी ने इतनी घटिया बात बोली है तो वहाँ सामने वाले लोगों से रिएक्शन तो आना चाहिए। बट वहाँ से कुछ रिएक्शन नहीं आया। वहाँ पे लोग इस बात को लेके एकदम नॉर्मल बात थी कि जैसे ड्राइंग रूम डिस्कशन होती है तो वही बात तुमने यहाँ बोल दी, कौन सी बड़ी बात हो गई, वैसा रिएक्शन आया। तो वो देख के मुझे लगा कि क्या ये जो सेंटीमेंट योगराज ने दिखाया अभी, क्या वही सेंटीमेंट है पूरे सिख समाज में? ये मेरे अंदर क्वेश्चन आया। मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि उनके अंदर ये है, बट ये क्यूरियोसिटी आई कि कितने लोगों में है, या फिर सेंटीमेंट आया क्यों, या कितने लोगों में है। तो वहाँ से हिंदू सिख रिलेशन को लेके मेरा अध्ययन करने की रुचि बढ़ी। तो जैसे कि 500 साल या 500 साल से अधिक का सिख इतिहास है, तो कौन से पीरियड का अध्ययन शुरू किया? तो अगर हमें हिंदू सिख रिलेशन को समझना है तो खैर आपको आइडियली तो आपको शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ 1499 में, उनको एनलाइटनमेंट हुई और फिर उन्होंने अपनी जर्नी की, उदासी की चारों डायरेक्शन में। बट अगर हमें बहुत ही स्पेसिफिक होना हो कि हम एक छोटे पीरियड को कवर करके पूरी स्टोरी समझ जाएं, तो वो 1849 में, व्हेन ब्रिटिश टुक ओवर पंजाब। 1849 यानी महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के 10 वर्ष उपरांत। करेक्ट जी, क्योंकि हमें फिर उस पीरियड में काफ़ी चीज़ें हुई। ब्रिटिश के आने से मॉडर्न एजुकेशन आई, मॉडर्न आइडियाज़ आए, मॉडर्निटी आई। उस टाइम पे फिर हम ये स्टडी करेंगे कि मैंने स्टडी किया कि उस टाइम पे ब्रिटिश का क्या रिलेशन था सिख से, सिखों का क्या रिलेशन था हिंदुओं से, और वो ओवर द टाइम कैसे इवॉल्व हुआ और फाइनली वो कल्मिनेट हुआ, जिस पे हम आगे बात करेंगे भी, कि 1925 में SGPC बनी। तो वो ये जो पीरियड है बेसिकली 1849 टू 1925, इसका अध्ययन करना ज़रूरी है हिंदू सिख रिलेशन को समझने के लिए। तो महाराजा रंजीत सिंह का शायद 40 वर्ष का था जब वो राजा थे, तो उनके समय में और जो ब्रिटिश आए तो उसमें क्या बदलाव देखने को मिला पंजाब में? तो सिख एम्पायर जो था महाराजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में जो सिख साम्राज्य था, तो खैर उसमें काफ़ी खूबियाँ थी। उन्होंने मॉडर्निटी को अपनाया, अपने वेपनरी को मॉडर्नाइज किया, वो सब चीज़ें। मॉडर्निटी को अपनाया यानी उन्होंने क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी को अपनाया, टेक्नोलॉजी को उन्होंने, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया, वो सब चीज़ें थी बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी वो थी उनका अपना पर्सनल करिश्मा महाराजा रंजीत सिंह का। और एक और अच्छी चीज़ कि उन्होंने अपने व्यूज़ जो उनके सब्जेक्ट थे उन पर थोपे नहीं, कि मतलब आप अपना, अगर हिंदू पंजाब में जैसे रह रहे हैं, जो उनके सोशल कस्टम्स हैं उन्हें वैसे ही चलने दिया, मुसलमान जी रहे हैं उन्हें वैसे ही उन सोशल कस्टम्स को चलने दिया। तो लोगों की पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में कुछ दखल नहीं दिया। करेक्ट। और दूसरा, बहुत ज़्यादा उनके अपने पर्सनल करिश्मा से जो सिख एम्पायर था वो बना था। यानी उस पूरे एम्पायर के सेंट्रल फिगर थे महाराजा रंजीत सिंह, जिनके अराउंड वो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा था। करेक्ट। और इसका प्रूफ हमें यहाँ से भी मिलता है कि 1839 में महाराजा रंजीत सिंह का निधन होता है और 10 साल के अंदर ही ब्रिटिश पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं। ब्रिटिश काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे पंजाब को एनेक्स कर, लेकिन कर नहीं पाए ड्यू टू महाराजा रंजीत सिंह
कॉम्पिटेंस, लेकिन उनके जाते ही 10 साल के अंदर अंदर पंजाब में लॉलेसनेस भी आ गई, ब्रिटिश ने टेक ओवर भी कर लिया और ओवरऑल पंजाब अनार्की की ओर जा रहा था। करेक्ट। तो ब्रिटिश टेक ओवर से जो एनार्की वाली कंडीशन थी उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक ऑर्डर आया, वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन आया। करेक्ट, सेम्बलेंस ऑफ लॉ आया जो 10 साल में काफ़ी जा चुका था। तो ब्रिटिश ने वो स्थापित किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी अनार्की हटा दी, लेकिन बेटर था, पहले के टाइम से बेटर था। बेटर क्यों था, मतलब ब्रिटिश ने ऐसा क्या किया था वहाँ पे? क्योंकि टॉप पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन थी नहीं। तो जब ब्रिटिश वहाँ पे आए तो वो चाहेंगे ना कि जहाँ पे हम राज कर रहे हैं वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हो, क्योंकि उनके अंडर है वो एडमिनिस्ट्रेशन। वो वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वहाँ पे करेक्ट, जिससे पंजाब में एक ऑर्डर आया। करेक्ट। तो हमने एक और चीज़ देखा है कि जब ब्रिटिश किसी टेरिटरी पे जाते थे या ऑक्यूपाई करते थे, सो मतलब वो बहुत एक्सटेंसिव स्टडी करते थे वहाँ के लोगों की। तो ब्रिटिश ने किस तरह देखा उस समय के पंजाब और पंजाब की सोसाइटी को? जैसे आपने कहा कि बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडी करते थे, तो पंजाब में भी देयर वाज नो चेंज इन द ट्रेंड। उन्होंने बहुत अच्छे से सिख समाज को और सिख सोसाइटी को, पंजाब में पूरे पंजाब को भी समझा और सिख सोसाइटी को भी समझा। तो जो आपका सवाल है कि उनके व्यूज़ क्या थे, मतलब हाउ डिड ब्रिटिश सॉ सिख्स, राइट? नहीं, सिख नहीं, हाँ, पंजाब सोसाइटी को कैसे देखा? तो यहाँ पे हरजोत ओबराय की एक बहुत ही अच्छी किताब है, मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि उसे पढ़ें, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस बाउंड्रीज। तो उस किताब में काफ़ी इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे देखा उन लोगों ने। तो एक मेजर लीच करके थे, ही वॉज अ वेरी सीनियर ब्रिटिश ऑफिशियल। तो उन्होंने 1845 में लिखा कि सिख्स हु आर फॉरबिडन टू वर्शिप एट हिंदू मंदिर्स are frequently visiting Hindu place of pilgrimage, and nothing is more probable than Sikhs gradually readopting many more Hindu observances. तो ये जो मैंने आपको बताया, तो इससे आपको ये समझ आता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी थी सिखों को और हिंदुओं को लेके। उनको ये भी पता था कि सिखों को फॉरबिडन है, मतलब हिंदू मंदिर जो खालसा बना गुरु गोबिंद सिंह जी के दौरान, गुरु गोबिंद सिंह जी की स्थापना की, तो वहाँ पर एक तरीके से लाइन ड्रॉ हो चुकी थी कि आपको अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनानी। आइडेंटिटी और सिख आइडेंटिटी में एक लाइन ड्रॉ हो गया था। तो ब्रिटिश को उसका आइडिया था कि ये लाइन क्रॉस हो चुकी है, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में वो ये लिख रहे हैं कि सिख जो है वो हिंदू मंदिरों में जा रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो वो दोबारा हिंदू ही बन जाएंगे, मतलब एक तरह से एसिमिलेशन हो जाएगा उनका हिंदू फोल्ड में वापस। करेक्ट, ये उनकी वो थी। और दूसरा रिचर्ड टेम्पल, ही वॉज द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो सेम लाइन्स पे उसने बात कही, लेकिन उसने एक और इंटरेस्टिंग बात कही। तो उसने 2 टर्म्स यूज़ की अपने इसी चीज़ को कहने के लिए, सिंग्स ऑफ नानक एंड सिंग्स ऑफ खालसा। अच्छा। नानक मतलब जो नानक के फॉलोअर थे, गुरु नानक देव के जो फॉलोअर थे, और सिंग्स ऑफ खालसा जो गुरु गोबिंद सिंह जी के फॉलोअर थे। तो एक मिनट, लेकिन ये दोनों तो मतलब सेम ही आ गया ना, तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे उन्होंने देखा? कि गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स और गुरु गोबिंद सिंह जी के जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की, और उसके साथ उन्होंने इंजंक्शंस भी दे दिए कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, हिंदुओं से के साथ आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए। नानक के टाइम इट वॉज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। गुरु नानक देव जी के दौरान जो था इट वॉज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। तो वहाँ पे इतनी मजबूत लाइन, वहाँ पे इतनी क्लियर लाइन ड्रॉ नहीं हुई थी। तो इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग थी ब्रिटिश को, तभी उन्होंने ये 2 टर्म्स यूज़ की। अच्छा, तो ये ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ये 2 टर्म्स यूज़ किए सिख सोसाइटी को, पंजाब में जो सिख थे उनको डिस्क्राइब करने के लिए। अच्छा, तो फिर और क्या डिफरेंस था, मतलब लाइक जो जिन्होंने क्या बोला है उन्होंने, सिंग्स ऑफ नानक एंड सिंग्स ऑफ खालसा जिन्हें बोला है, सिक्स ऑफ नानक, सॉरी सिक्स ऑफ नानक जिन्हें बोला है उनमें, और सिक्स ऑफ खालसा, मेजर डिफरेंस क्या देखे जा रहे थे दोनों में? तो जैसे एक सिक्स ऑफ नानक है, तो वो तो नाम से क्लियर है कि जो गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स हैं, तो एक तो वो आ गया चल के। इसमें एक लार्जर पिक्चर भी है, उस पर भी मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा कि सिक्स ऑफ नानक और सिक्स ऑफ खालसा में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। तो गुरु नानक देव जी के आने के बाद, जैसे मैंने कहा, इट वॉज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। तो लोगों की उस टाइम पे जो उनके फॉलोअर थे, उनकी अपनी जातियाँ थीं, उन जातियों से उनके जो डिसाइड होता था उनका कस्टम्स जुड़े थे। तो लोगों ने वो कस्टम्स नहीं छोड़े, लोगों ने वो सब कुछ भी नहीं छोड़ा, उसे वैसे ही फॉलो करते रहे और गुरु नानक देव जी के प्रति भी अपनी श्रद्धा रखी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के आने तक वो मतलब वो इस तरीके से चल रहा था कि आप अपने कस्टम्स फॉलो कर रहे हैं अपनी जाति के हिसाब से, और आप गुरु नानक देव जी में भी श्रद्धा रखते हैं। आप जो आदि ग्रंथ गुरु अर्जन देव जी के दौरान आया उसमें भी श्रद्धा रखते हैं। तो इस तरीके से जो सिख्स थे गुरु गोबिंद सिंह जी के आने से पहले, उनका इस तरीके से एक आउटलुक था, मतलब लाइफ को लेके हिंदू ही थे, लेकिन
गुरुओं में मानते थे और गुरु आदि ग्रंथ में मानते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के आने से एक जो स्टार्क चेंज आया, वो जब उन्होंने खालसा की स्थापना की तो एक टर्म आती है, वो J.D. कनिंघम ने अपनी किताब में लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कृतनाश, कुलनाश, धर्मनाश, कि खालसा में आने से पहले जो भी तुम्हारा कर्म है उसे छोड़ दो, जिस भी कुल से आते हो उसे छोड़ दो, और जो भी तुम्हारा धर्म है उसे छोड़ दो। तुम्हारी आइडेंटिटी एकदम नई है, यू आर रिबॉर्न इनटू खालसा। यानी गुरु गोविंद सिंह जी के समय जो आइडेंटिटी थी उसमें था कि आपका पूरा डिवोशन जो है वो गुरुओं के प्रति है। करेक्ट। आपकी पहले जो भी आइडेंटिटीज़ हैं आपकी जाति की, उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, वो नहीं है। आप खालसा में आए हैं, अब आपकी आइडेंटिटी खालसा ही है। ये जो फ़र्क आया सबसे ज़्यादा। तो इस पे कोई संख्या दी है, कोई डेमोग्राफी दिया है क्या? शुरू से बहुत कम थे, क्योंकि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को, मतलब जो ब्रिटिश ने 1849 के बाद देखा तो उसमें कुछ उन्हें मेजर लग रहा था कि कोई एक सेक्शन है जो अपने आप को डिफरेंट मानता है दोनों से। ब्रिटिश ने जो इनिशियल सेंसस भी किए 1855 1868 के, तो सेंसस उन्होंने किए तो वहाँ पे ऐसा कुछ उनके जो सेंसस रिपोर्ट थे, ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा कि ये लोग अपने आप को अलग मानते हैं, या सिखों ने ऐसा कुछ, उनकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं मिला है कि वो अपने आप को वेहेमेंटली अलग कह रहे हैं कि हम इस फोल्ड से अलग हैं। उन्होंने बस एक सिख वर्ड लिया और उस आइडेंटिटी के हिसाब से सेंसस की कि ये सिख हैं, ये सिख हैं, ऐसा कुछ वो था नहीं। ओके, तो जो आपने कहा सिख सेपरेटिज्म जो आर्टिकल भी लिखा, तो उसको आप वो कहाँ से आया, उसकी शुरुआत कैसे हुई? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के दौरान एक क्रिस्टलाइज्ड आइडेंटिटी का जन्म हो चुका था, पर वो जो खालसा सिख थे, वो सिख सोसाइटी पे उनका इतना कंट्रोल था नहीं। आप कह सकते हैं कि वो नंबर में कम थे, उनका व्यू था लेकिन उनका कंट्रोल नहीं था सिख सोसाइटी पे। सिख सोसाइटी पे कंट्रोल किसका था? जो उनके गुरुद्वारे कंट्रोल करते थे। तो गुरुद्वारों में जैसे उदासी थे, निर्मल थे, ये लोग गुरुद्वारे कंट्रोल करते थे। तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ डिफरेंट कैसे हुई और आज जो खालसा सिनोनिमस आइडेंटिटी कैसे बनी? तो इसमें जो आपने अच्छा पूछा कि वो आइडेंटिटी डोमिनेट कैसे करी, खालसा की आइडेंटिटी, तो इसके लिए 1849 में ही जाना पड़ेगा। जब 1849 में ब्रिटिश आए तो उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल लाए, अपने इंस्टीट्यूशंस लाए, और उन इंस्टीट्यूशंस में अगर उन्हें लोग भर्ती करने हैं तो वो थ्रू उन्हीं के एजुकेशन आएंगे, थ्रू मॉडर्न एजुकेशन नहीं आएंगे। तो उस एजुकेशन को जो उस टाइम की सिख इलीट थी उसने एक्सेस किया, और उसके पास वो एक मॉडर्न आइडियाज़ आए, और वो जो आइडियाज़ थ्रू एजुकेशन आए, मतलब इगैलिटेरियनिज्म का आइडिया हो, या फिर सुपरस्टिशन के अगेंस्ट जाने का आइडिया हो, या फिर कास्ट के खिलाफ जाने का आइडिया हो, या कास्ट में ना मानने का आइडिया हो, वो सिनोनिमस हुआ खालसा के प्रिसेप्ट्स के साथ जो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिए थे। जैसे मैंने आपको बताया, धर्मनाश, कुलनाश, कृतनाश, सब बराबर हैं, ये सब चीज़ें। तो उनकी एजुकेशन और जो खालसा के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे वो दोनों एक हो गए, और वहाँ से उनको ये एक बेसिकली नई इलीट बनी जिसके ये आइडिया थे, और वो इस तरीके से आइडियाज़ फॉर्मुलेट हुए। और अब उनकी स्ट्रगल थी कि हमें सिख सोसाइटी पे अपना आधिपत्य जमाना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश से आने के पहले के सिख कैसे थे, उनके अपनी जाति थे, उससे रिलेटेड कर्म थे, वो 10 गुरुओं में भी मानते थे, उनके प्रति भी श्रद्धा थी, लेकिन थे वो लार्जर हिंदू फोल्ड में ही। लेकिन ये जो लाहौर सिंह साहबा थी, ये अपने आप को, इसका एक पॉइंट यही था, सबसे बड़ा पॉइंट, कि हम हिंदू। लाहौर सिंह साहबा वही जो न्यू एलीट बना है। हाँ, इस पर हम आगे आएंगे, मैं इस पर थोड़ा जल्दी आ गया। हाँ, पर ये जो न्यू एलीट आई, इसका जो मेन पॉइंट ये था कि हम हिंदुओं से अलग हैं। हम जो, उनका ऐसा कहना था कि जो आप सुपरस्टिशन फॉलो करते हैं, जो आप ये पुराणों की कथाएं सुनते हैं, ये सब कुछ नहीं है। जो खालसा की जो आइडियोलॉजी है और जो उनकी अपनी मॉडर्न एजुकेशन से जो आइडियोलॉजी बनी, उसी पे उनको सिख सोसाइटी को पूरा मोल्ड करना था। तो ये उन्होंने किया क्या, मतलब सबसे पहले, उससे पहले कि उन्होंने किया क्या, तो उसी दौरान एक तो ये थी, ये जो न्यू इलीट थी, और उससे पहले जो 1849 से पहले का जो एक सिख हिंदू जो एक पूरा कल्चर था, उसकी भी एक इलीट थी जो उसको रिप्रेजेंट करती थी। उसका नाम था बेसिकली अमृतसर सिंह साभा। तो वो 1873 में बनी। तो उसका बनने का कारण ये था कि जब ब्रिटिश आए तो एक और चीज़ आई ब्रिटिश के साथ, क्रिश्चियनिटी। अगर क्रिश्चियनिटी आएगी तो वो कन्वर्ट तो करेगी, तो वो जो वहाँ पे सिखों को, मतलब बेसिकली सिखों को, हिंदुओं को, सबको, सिखों को भी कन्वर्ट कर रहे थे। 1873 में 1872 में आई गेस एग्जैक्टली ये हुआ कि अमृतसर में 4 यंग स्टूडेंट्स ने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि हम क्रिश्चियनिटी में जाना चाहते हैं, एंड दैट बिकेम दी, मतलब वहाँ तक चीज़ें दिक्कत हो रही थी लोगों को, जो
उस टाइम की जो एलीट थी उसे समझ आ रहा था कि कुछ दिक्कत है, क्रिश्चियनिटी है, ये सब चीज़ें हमारे खिलाफ जा रही हैं। लेकिन जब 4 यंग बच्चों ने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि हम क्रिश्चियनिटी में जाना चाहते हैं, तो दैट बिकेम कि यार अब तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो तब आती है आपकी अमृतसर सिंह साभा 1873 में। और उसका जो बेसिकली मोटिव होता है करने का, यही होता है कि हम सिख कल्चर को आगे लेके जाएंगे, उसको प्रोपोगेट करेंगे, प्रोसिलेटाइजेशन रोकेंगे और पंजाबी लैंग्वेज पे हम उसको बढ़ावा देंगे, फोकस देंगे। लेकिन वो अपने आप को हिंदू ही मानते थे। जो अमृतसर सिंह साभा वाले थे वो अपने आप को हिंदुओं से अलग नहीं देखते थे, तो वो उसी कल्चर को बचाने की बात कर रहे थे। लेकिन ये जो न्यू एलीट है जिसकी मैंने पहले बात की, वो अपने आप को हिंदुओं से अलग मानती थी और मॉडर्निटी के आइडियाज़ और खालसा के आइडियाज़ के तहत सिख सोसाइटी को मोल्ड करना चाहती थी। ये जो न्यू एलीट है, अब ये भी लोग तो एक साथ आ चुके थे, अब बस देरी थी कि ये एक साथ आकर कोई बॉडी बनाए। तो वो उन्होंने बनाई 1879 में लाहौर सिंह साभा। तो अब यहाँ पे 2 बॉडीज़ बन चुकी हैं, 1873, 1879, और दोनों के एकदम डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं कि वो सिख सोसाइटी को कैसे मोल्ड करना चाहते हैं। इसी बीच में 1875-1877 में पंजाब में आर्य समाज का आगमन हुआ, उससे क्या बदलाव आए, या फिर इस डायनेमिक्स में आर्य समाज की एंट्री से क्या चेंज हुआ? तो हाँ, 1877 में आर्य समाज पंजाब में आया। तो सबसे पहले तो पंजाब में आकर आर्य समाज वॉज अ रोरिंग सक्सेस। 1-2 साल के अंदर ही पूरे पंजाब में 10-11 ब्रांचेज आर्य समाज की एस्टेब्लिश हो चुकी थी। एंड उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम पे पंजाब में अमृतसर सिंह साभा भी थी, ब्रह्मो समाज भी था। लेकिन इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा सक्सेस किसी को नहीं मिली थी। आर्य समाज वॉज मतलब काफ़ी धूम धड़ाके से आर्य समाज की पंजाब में एंट्री हुई। लेकिन हाँ, पर आर्य समाज का और जो मैंने आपको न्यू एलीट बताई लाहौर सिंह साभा वाली, उन दोनों का एक पॉइंट सेम था। जो हरजोत ओबराय ने अपनी किताब में लिखा है कि आर्य समाज का विजन क्या था हिंदुज़म को लेके, तो वो था आइकनोक्लास्टिक हिंदुज़म विद रैशनल एथिक्स। आइकोनोक्लास्टिक मतलब मूर्ति पूजा के विरोधी, या मतलब मूर्ति आइडल जो मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं, एंड विद रैशनल एथिक्स। रैशनल मतलब जो तर्क संगत। तो इस पॉइंट पे लाहौर सिंह साभा के जो लोग थे, जो न्यू एलीट थी, और आर्य समाज जो थी उनका मतलब एक यूनियन बैठ रहा था। तो उन लोगों ने पहले आर्य समाज ज्वाइन की। तो उसमें आपके ज्वाइन की आर्य समाज में गए वो लोग। आई गेस जवाहिर सिंह और दीत सिंह, ये 2 लोग थे जो काफ़ी प्रोमिनिएंट थे आर्य समाज में, और वो लोग काफ़ी एनर्जी के साथ उसको आगे लेके जा रहे थे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई? जब आर्य समाज ने 2 चीज़ों पे दिक्कत आई। जब आर्य समाज ने सिखों को ही हिंदू फोल्ड में लाना शुरू कर दिया, और दूसरा जब उन्होंने उनके गुरुओं के खिलाफ क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। तो जब ये 2 चीज़ें हुई तो उस न्यू एलीट को लगा कि हमारा गोल तो पूरा हो नहीं रहा है, ये तो हमारे ही खिलाफ हो रहे हैं। तो फाइनली वो आर्य समाज से अलग होते हैं और 1879 में बनाते हैं लाहौर सिंह साभा। तो फिर लाहौर सिंह साभा का प्रोग्रेस कैसे होता है? लाइक लाहौर सिंह साभा और अमृतसर सिंह साभा और आर्य समाज, इन तीनों के बीच जो एक तरह का टसल चल रहा था पंजाबी सोसाइटी में, उसमें लाहौर सिंह सभा कैसे जीतती है? एक तो जब भी कोई नया आइडिया आता है और जब यूथ उस आइडिया को लेके आता है तो उसमें एक पावर होती है, उसमें एक स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि उन्हें और तो एक लाहौर सिंह सभा में एक न्यूनेस तो थी ही अपने, और एक उनके अंदर एक फिरोशियसनेस भी थी कि हमें अपने आइडियाज़ को लोगों को मनाना है। अमृतसर सिंह साभा के अंदर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं थी, बट वो एक पुराने ट्रेडिशन को लेके आ रहे थे, और कंपेयर टू लाहौर सिंह साभा वो उतने अपने आइडियाज़ को लेके इतने फिरोशियस नहीं थे उसको आगे ले जाने के लिए। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच बैटल शुरू हो गई थी, तो लाहौर सिंह साभा ने बेसिकली कुछ चीज़ें समझी कि अगर हमें अमृतसर सिंह साभा के विज़न को हराना है, जो उनका सिख सोसाइटी का विज़न है, तो उसको हम कैसे हराएंगे। उन्होंने 3 चीज़ें पकड़ी। पहला था कि कंट्रोल ओवर बॉडी। आप अपने बॉडी पे क्या पहनते हैं। खालसा के जो इंजेक्शंस थे 5K के 5 कक्कड़ के, हालांकि उस पर भी एक एकेडमिक इशू है कि वो 5 कक्कड़ गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम आए या बाद में आए, खैर उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। बट तो उनका ये मानना था कि जो भी सिख हैं, अब लाहौर सिंह साहबा ये कह रहे हैं अपने प्रोपेगेंडा में कि जो भी सिख हैं उन्हें वो 5 कक्कड़ पहनने पड़ेंगे। दूसरा, जो भी सिखों के लाइफ साइकिल रिचुअल्स हैं उससे हिंदू एलिमेंट बाहर जाएगा। उसमें हिंदू एलिमेंट क्या था कि अगर शादी है तो वहाँ ब्राह्मण आ रहा है, बर्थ है तो वहाँ ब्राह्मण आ रहा है, संस्कृत के श्लोक मंत्र वो सब पढ़ रहा है,
वो सब चीज़ें बाहर जाएंगी। दूसरा, तीसरा, जो गुरुद्वारे थे उस पे उदासियों का कंट्रोल था। उदासी एक दूसरी सिख सेक्ट थी। जी, उदासी जो एक दूसरी सिख सेक्ट थी, ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं यहाँ पे आपको बस ब्रीफ दे देता हूँ। तो गुरु नानक देव जी के एक बेटे थे श्री चंद, उनसे ये एक सेक्ट शुरू होता है। और उनका उस टाइम पे जब ब्रिटिश थे तो गुरुद्वारों पे जो कंट्रोल था या फिर जहाँ पे जो भी रिचुअल्स सेरेमनीज जो भी होते थे वो इनके अंडर थे, उदासी के अंडर। और उनकी एक जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो दे वर वेरी क्लोज टू हिंदुज़म। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिखिज़म जो था ब्रिटिश के आने से पहले, वो वैसे ही थे, वो भी अपने आप को मतलब हिंदू ही मानते थे और रिचुअल्स हिंदुओं के काफ़ी क्लोज थे। तो ये तीसरा पॉइंट था जो लाहौर सिंह साहबा ने पकड़ा कि गुरुद्वारों को कंट्रोल करो, क्योंकि गुरुद्वारे से जो बात बाहर जाएगी उसको लोग मानेंगे, उसकी एक अलग वेटेज होगी जो उनके पास तब तक नहीं थी। तो ये बेसिकली 3 पॉइंटर उन्होंने पकड़े कि कंट्रोल ओवर बॉडी, लाइफ साइकिल रिचुअल से हिंदुओं का हिंदुआइजेशन करो, डी हिंदुआइजेशन करो, और गुरुद्वारों के जो कंट्रोल है उसको उदासियों से वापस लो। अब इस पर हम छोटा सा देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया या फिर क्या क्या नहीं किया। तो कंट्रोल ओवर बॉडी पे तो अगेन एक राहितनामा लिटरेचर होता है। राहितनामा बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट आप समझ सकते हो। तो सिखिज्म में एक टर्म है कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, राहितनामा। तो उन्होंने राहितनामा लिखना शुरू किया और उसमें फिर उन्होंने ये कहा कि यू नॉट अ सिख इफ यू नॉट फॉलोइंग द पंच, जो पंच कक्कड़ है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो। उसको बहुत ही फोर्स के साथ आगे लेके गए। सेम विद लाइफ साइकिल रिचुअल्स बेसिकली। और ये प्रोपेगेंडा भी किया और गांव में अपने आप कह सकते हैं मिशनरी भी भेजे कि जैसे गांव में कोई मेला हो रहा है, गांव में कोई इवेंट है जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होंगे, तो वहाँ पे अपने आदमी भेजे कि वहाँ पे जाके लोगों को बताओ कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें भी की। लेकिन इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कोई अपना जनरेशन पुराना कस्टम क्यों छोड़ेगा। हालांकि लोग छोड़ रहे थे। इसमें एक आपको इंटरेस्टिंग कहानी बताऊँ तो एक लेडी थी डानी करके, उसकी कहानी 19th सेंचुरी में ही आती है। तो डानी जो थी उसी टाइम पंजाब में एक पीर थे, सखी सरवार करके एक पीर थे। तो डानी को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो डानी ने सखी सरवार से इच्छा की, मतलब जो उनका मंदिर था या जो उनका पीरों का सूफियों का जो होता है वहाँ पे उन्होंने इच्छा की कि मुझे बच्चा हो, तो उन्हें बच्चे हुए। अब जब ये लाहौर सिंह साहबा का जो प्रोपेगेंडा अपने चरम पे था मिड 19th सेंचुरी में, तो उसकी जो आगे की जनरेशन थी उसने उसे डिसोन कर दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं सखी सरवार से, और कहा कि ये गलत है, जो हमारे एंसेस्टर्स ने किया वो पूरा का पूरा गलत है, हम सिर्फ जो आप कह रहे हैं उसी में मानते हैं। ये ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल्स थे, लेकिन ओवरऑल जो सिख सोसाइटी थी वो उनके कंट्रोल में नहीं थी लाहौर सिंह साहबा के, और उसको कंट्रोल में वो ला सकते थे एक ही तरीके से, अगर वो गुरुद्वारों को कंट्रोल में कर ले। तो इनके पास ये गुरुद्वारों का कंट्रोल आया कैसे? तो गुरुद्वारा के कंट्रोल में सबसे पहले जो ये जिनको करना था कि डी हिंदुआइजेशन उनका करना था, तो वो 1880s से वो कर रहे थे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोपेगेंडा वो अपना कैसे कर रहे थे, लोगों को अपने साइड लेने की कोशिश कर रहे थे, प्रिंट कल्चर का बहुत अच्छा यूज़ कर रहे थे, वो सब चीज़ें। तो होते होते 1905 तक दे गॉट सक्सेसफुल कि जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे जो भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं या पिक्चर्स हैं वो वहाँ से हटा दी गई 1905 में। तो दैट वाज वन ऑफ दी, मतलब बहुत ही बड़ी जीत थी लाहौर सिंह साहबा के लिए कि आपने गोल्डन टेम्पल से, जो उनका स्पिरिचुअल सेंटर है, वहाँ से आपने हिंदू इन्फ्लुएंस को हटा दिया। हालांकि जो वहाँ का जो पुजारी जो वर्क था या जो भी थे वो वैसे ही थे, मतलब वो हिंदू रिचुअल से मानने वाले ही थे, लेकिन जो पिक्चर्स वगैरह थी वो हटा दी गई थी। और दूसरी बहुत बड़ी जीत उनकी आई 1909 में। 1909 में आनंद कारज मैरिज एक्ट आती है। तो वो एक्ट बेसिकली क्या थी कि इसके एक्ट के आने से पहले जो शादी होती थी जैसे हिंदुओं में होता है, सेम प्रोसीजर था हर चीज़ का, लेकिन आनंद कारज मैरिज एक्ट में लाहौर सिंह साहबा ने जो फॉर्मलाइज़ किया था कि कैसे ये सब शादी वो होना चाहिए, तो उसमें उन्होंने संस्कृत मंत्र वगैरह हटा दिए थे। आपको आग की परिक्रमा नहीं करनी, जो उसकी परिक्रमा नहीं करनी है, आपको ग्रंथ साहिब की 4 परिक्रमा करनी है, वो रिचुअल उन्होंने बनाया था। और 1909 में वो गवर्नमेंट के थ्रू लेजिस्लेट हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू लेजिस्लेट हो गया। तो ये एक दूसरी बहुत बड़ी जीत थी डी हिंदुआइजेशन में। और तब तक लोगों ने मानना भी शुरू कर दिया था कि मतलब जो लाहौर सिंह साहबा का जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी मतलब बढ़ चुका था। अभी भी वो डोमिनेंट नहीं हुआ था, लेकिन वो ग्रेजुअली काफ़ी बढ़ चुका था
अमृतसर सिंह साबा काफ़ी पीछे यहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस में हो चुका था। तो लाहौर सिंह साभा को ब्रिटिश पेट्रनेज मिल रहा था, बिल्कुल। तो इनके बीच रिलेशंस कैसे थे? मतलब क्योंकि हमने फिर वर्ल्ड वॉर में देखा कि सिखों का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी रहा ब्रिटिश फोर्सेस में, तो वो रिलेशंस कैसे रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? वो रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। लाहौर सिंह साबा या कोई भी सिंह साबा फॉर दैट मैटर ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी। उन्हें पता था कि अगर हमें अपने आइडियाज़ को सोसाइटी में लेके जाना है तो हमें स्टेट के अगेंस्ट जाके तो हो नहीं पाएगा, स्टेट की सपोर्ट चाहिए। और ब्रिटिश इसलिए रखते थे कि ये जो एक सेक्शन है ये हमारे कंट्रोल में है, अगर ये हमारे कंट्रोल में रहेगा तो हम इनके थ्रू सोसाइटी पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोनों का ये एक मेल जोल का रिलेशन था। तो दोनों के जो रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी सही थे, और वो रहे भी। बीच में एक दो आप कह सकते हैं रोड ब्लॉक्स आए। एक खालसा कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 1890s में, तो उसकी जो मैनेजमेंट थी उसमें उसको ब्रिटिश इस तरीके से चेंज कर रही थी कि वो उनके कंट्रोल में ज़्यादा आ जाए, भले कि जो ऑलरेडी मैनेजमेंट थी। तो वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आया, कुछ चीज़ें और हुई, लेकिन वो मैनेजेबल थी। फाइनली दोनों ब्रिटिश और सिख्स को ज़्यादातर सिख्स को बेसिकली 1914 में मौका मिला अपनी लॉयल्टी को दोबारा अच्छे से प्रूव करने का टू ब्रिटिश, जब वॉर एफर्ट में ब्रिटिश को लोग चाहिए थे वॉर फ्रंट से भेजने के लिए। और सिखों ने भेजे, बहुत लोग भेजे। राजीव कपूर की बुक है, उसमें स्टैट आता है कि करीब सिखों ने ही 1 लाख लोग के अराउंड। कौन सी बुक है? राजीव कपूर की सिख सेपरेटिज्म द पॉलिटिक्स ऑफ फेथ। तो करीब 1 लाख सिख ही वॉर एफर्ट में गए थे। तो यहाँ से आपको आइडिया लगता है कि कितना एक एफर्ट था ऑन द पार्ट ऑफ सिख्स टू प्रूव देयर लॉयल्टी। लेकिन ये एक हाई पॉइंट था। इसके बाद चीज़ें डाउनहिल होना शुरू हो जाती हैं। तो अब होता क्या है कि वॉर एफर्ट में एक तो शुरू में लोग अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, लेकिन जब वॉर एफर्ट में ब्रिटिश को और लोग चाहिए तो वो फोर्सफुली उन्होंने लेना शुरू कर दिया, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, ज़बरदस्ती उठा के लोगों को वॉर फ्रंट से भेज रहे हैं। तो ये चीज़ तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा, जो लोग वॉर से वापस आ रहे हैं फिर वो क्या करेंगे, वो क्या काम करेंगे? तो वो एक रिजेंटमेंट थी, क्योंकि इकोनॉमी भी जा चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 1 में जो ओवरऑल इकोनॉमी थी वो भी काफ़ी नीचे जा चुकी थी, महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी। 1918 में इन्फ्लुएंजा आया था, उसमें करीब पंजाब में 1 लाख लोग मर चुके थे। तो जो रिलेशन था एक पॉइंट पे, वो इन सब चीज़ों के बाद एकदम ब्रिंक पे था टूटने के, और वो फाइनली वो जो पूरा ब्रेक हुआ वो हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर में। तो जलियांवाला बाग मैसेकर का सिख सोसाइटी पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा? सबसे इमीडिएट जो फ़र्क पड़ा, तो जो जनरल डायर थे, जिनका पूरा हाथ था जलियांवाला बाग मैसेकर में, तो गोल्डन टेम्पल के जो अकाल तख्त के जो उस टाइम के जत्थेदार थे अरूर सिंह, उसने उनको सरोपा पहना दिया जनरल डायर को जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। तो आप उसका सोच सकते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस रहा होगा कि आप बैसाखी के त्यौहार, अपने रिलीजियस त्यौहार के दौरान आप एक जगह गैदरिंग कर रहे हैं, आप कुछ वायलेंस वगैरह नहीं कर रहे हैं, आपको गोलियों से भून दिया जाता है, और आपका जो हेड है वो उसी इंसान को एक ऑनर दे दे। तो उस चीज़ का एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ा। और जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी डूब चुकी थी, इन्फ्लुएंजा था, ये सब चीज़ें थी। तो धीरे धीरे इसी टाइम पे जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज़ होती हैं, या फिर जो उनको एक आने का मौका मिलता है, उनको एक एक्सेप्टेंस मिलती है सोसाइटी में। सोसाइटी एक रेडिकल चेंज की तरफ देखता है। हाँ, सोसाइटी, ये सही आपने कहा, सोसाइटी रेडिकल चेंज की तरफ देखते है और उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी होती है। तो यहाँ पे 1920 में अकालीज़ की एंट्री होती है। अब अकालीज़ बेसिकली कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के दौरान एक उनके जनरल थे फूला सिंह, उनके अंडर अकाली थे। और अकालीज़ का ओरिजिन उससे भी पीछा देखा जाए तो गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ आता है। गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम अकालीज़ का ओरिजिन होता है। तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। जो गुरु गोबिंद सिंह ने जो भी खालसा राहितनामा है वो उसी के अनुसार चलते थे, और वो उसको लेके बहुत ही दृढ़ थे। अकाली आइडियोलॉजी थी, ये अकाली आइडियोलॉजी थी, राइट, वो काफ़ी दृढ़ थी। तो ये भी अध्ययन का विषय है कि बेसिकली फूला सिंह के जाने के बाद जो अकाली सेक्ट है, जो सेक्ट नहीं मतलब जो अकाली थे, ग्रुप है जो अकाली ग्रुप है, वो सिख सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से हट जाता है। और फिर वो फाइनली मतलब रहते तो हैं ही लोग, लेकिन उनकी जो दोबारा राइज है 1920 में होता है। तो ये भी देखने की बात है कि बीच में वो क्या था क्या नहीं था, खैर वो तो एक अलग बात है। लेकिन 1920s में उनका राइज होता है और उनको एक्सेप्टेंस मिलती है। तो 1920s में फिर जब लोगों की मीटिंग्स हो रही हैं तो वहाँ पे अकाली आ रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। तो जिसको पहले एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी वो अब मिल रही है। और ऑलरेडी जो लाहौर सिंह साहबा का चल रहा था डी हिंदुआइजेशन,
सिख समाज का डिहिंदुआइजेशन, अकालीज भी उसमें मानते थे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक मेल जोल बन चुका है। तो जो एक इंटेलेक्चुअल इलीट थी वो तैयार थी लाहौर सिंह साहबा के रूप में, और अकालीज भी यहाँ पे आ चुके थे। तो यहाँ से बेसिकली शुरू होती है गुरुद्वारा, जिसको नॉर्मल पार्लांस में गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहते हैं। तो वो यहाँ से शुरू होती है। तो ये गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट क्या था और ये कैसे कल्मिनेट हुआ? पहले जो लाहौर सिंह साहबा थी वो लोगों को मना रहा है, सरकार से बात कर रहा है कि गुरुद्वारे हमारे कंट्रोल में होने चाहिए वो सब, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट इतना हो नहीं रहा था। लेकिन अकालीज के आने के बाद हुआ क्या कि आप वहाँ पे लोग जा सकते हैं। अकाली जो है वो गुरुद्वारे में जाकर लोगों को, मतलब जो ऑलरेडी वहाँ पे जो उस गुरुद्वारे को जो लोग कंट्रोल कर रहे थे, उनसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। और ऐसे बहुत इंस्टेंसेस मिले भी। तो जैसे 1920 में जो एक रकाबगंज गुरुद्वारा है, बहुत ही प्रोमिनेंट गुरुद्वारा है, इट इज़ रिलेटेड टू गुरु तेग बहादुर जी, दिल्ली में। तो वहाँ पर एक दीवार उस गुरुद्वारे की टूट गई थी वर्ल्ड वॉर से पहले। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान तो खैर कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर आगे फिर सिखों ने अपने जो मतलब लोग भेजना शुरू किए, वर्ल्ड वॉर देना शुरू किए, तो वो चीज़ वहाँ थोड़ी दब गई। लेकिन उसके बाद ये टॉपिक दोबारा उठा। तो 1919 और 1920 में ये चीज़ दोबारा उठी। तो वहाँ पर फिर अकालियों ने क्या किया कि पहले तो उन्होंने कहा कि हम नॉर्मल बातचीत करेंगे, उससे कुछ हुआ नहीं। फाइनल उन्होंने ये निकाला कि हम शहीदी दल भेजेंगे, कि वो जो गुरुद्वारा है वो हमारे कंट्रोल में आए। और शहीदी दल का मतलब, जैसे जो वर्ड शहीद है, कि या तो गुरुद्वारा लेंगे या शहीद हो जाएंगे। तो इस चीज़ से ब्रिटिश पे थोड़ा प्रेशर पड़ा कि दे आर विलिंग टू गो टू दैट एक्सटेंट। तो इसका इम्पैक्ट हुआ भी, और वो गुरुद्वारा उनके कंट्रोल में आया भी। तो जो वो उनके कंट्रोल में आ गया। दूसरा सेम आता है अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक टेम्पलेट बन चुका है कि अकाली जो ग्राउंड पे जाके चीज़ें कर सकते हैं, और उनको इंटेलेक्चुअली जो उनकी स्ट्रेटजी बनाई गया, जो कवरअप देगा, वो लाहौर सिंह साहबा, वो एक चीज़ बन चुकी है। इस टेम्पलेट के हिसाब से चीज़ें हुई। सेम उसी के बाद बाबे दा बेर गुरुद्वारा है सियालकोट में, जो आज के पाकिस्तान में है, वहाँ भी सेम चीज़ हुई। तो ये चीज़ें चल रही थी। अब इसका जो एक सबसे हाई पॉइंट आया गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट का, वो था ननकाना साहिब, जो लाहौर में है। गुरुद्वारा जो है बहुत ही प्रोमिनेंट गुरुद्वारा है, ननकाना साहिब गुरुद्वारा। उस वक्त ही उस पे अराउंड करीब 5 लाख का सालाना चढ़ावा आता था। तो वहाँ पे हुआ ये कि वहाँ का जो महंत था नारायण दास, तो उस गुरुद्वारे पे अब इनको कंट्रोल करना था। तो वहाँ पे उन्होंने जत्थे वगैरह भेजना शुरू किया गुरुद्वारे के आसपास, और काफ़ी जत्थे, मतलब कि ग्रुप जा रहा है वहाँ पे गुरुद्वारे के आसपास, और काफ़ी नंबर्स में जा रहा है। तो वहाँ पे नारायण दास को देख के लगा कि यहाँ पे भी वही चीज़ें होंगी जो ऑलरेडी हो रही हैं। तो उसने बाकायदा पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा कि यहाँ पे ऐसी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, अगर कुछ वायलेंस होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। तो पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, ड्यू टू वट एवर रीजन्स। तो खैर इसमें अलग सा हो जाएगा, लेकिन मेन बात यह है कि सीरियसली नहीं लिया उसको। अब वहाँ पे फरवरी 20, 1921 को करीब 150 से 200 अकालियों का जत्था आता है। तो और नारायण दास को एक अंदर पैरानोया भी बैठ चुका होता है कि कुछ हो ना जाए, तो वो उन पे ओपन फायर कर देता है, और करीब 150 के अराउंड लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप 150 लोग मर गए। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो एक पूरी ये गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट थी, तो एक तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी थी, लेकिन लोगों में कितना ज़्यादा इमोशन डेवलप हुआ कि ये तुमने कैसे कर दिया, राइट। तो ये एक बहुत ही हाई पॉइंट था ननकाना साहिब गुरुद्वारा। और इसके बाद चीज़ें चलती चली गई। मतलब इसके बाद ब्रिटिश वाले टैक्टिक्स यूज़ कर रहे थे, और वो लोगों को मतलब इमोशंस को मतलब कंट्रोल में कर पा रहे थे, लेकिन इसके बाद बहुत मुश्किल हो गया था लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करना। तो फिर यही मूवमेंट कल्मिनेट हुआ SGPC एक्ट में। करेक्ट। तो ऐसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी तक दिए, जैसे रकाबगंज गुरुद्वारा का, बाबे दा बेर, ननकाना साहिब, ऐसे और भी एग्जांपल्स हुए। जो आखिरी जो हुआ इंस्टेंस, वो नाभा में जो राजा थे, ब्रिटिश ने उनसे मतलब जो उनकी राज गद्दी थी वो उनको मिली नहीं। मतलब वो पॉलिटिक्स वगैरह हुई कुछ ब्रिटिश से, और फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि वो अपनी गद्दी से उनको हटना पड़ा। तो इसकी भी पॉलिटिक्स हुई, जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही हुई। और अल्टीमेटली प्रेशर इतना बन चुका था, स्पेशली आफ्टर ननकाना साहिब, कि जो डिमांड्स थी लाहौर सिंह साहबा फैक्शन की, जो उसको खैर एक और नाम है, तख्त खालसा भी उसको कहा जाता है, तो मैं यहाँ तख्त खालसा कह दूँगा। तो तख्त खालसा की जो डिमांड थी, तख्त माने प्योर,
तो लाहौर सिंह साहबा भी एक प्योरिटी की तरफ जा रही थी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो ओरिजिनल परसेप्ट्स थे उनकी तरफ जा रही थी, तो इसलिए उन्होंने नाम चूज़ किया तख्त खालसा। तो जो तख्त खालसा की डिमांड थी, उनकी एक ही डिमांड थी कि हम हिंदुओं से अलग हैं। तो SGPC एक्ट में फाइनली वो आया। तो उस एक्ट में कुछ चीज़ें आई कि जो गुरुद्वारे हैं, एक तो वो जो कमेटी बनेगी, गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, वो उसके कंट्रोल में आएंगे, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं होंगे। उसका जो चयन होगा, उसकी वोटिंग वगैरह होगी, और उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं रहेगा, जो सिख कम्युनिटी है उसी का रोल रहेगा। अब इसमें जहाँ से हिंदुओं के साथ जो एक वो था, पॉइंट था जो कट हुआ, वो बेसिकली यहाँ से हुआ कि उस जो एक्ट थी उसमें एक पॉइंट था कि आप सिख कौन हो। सिख है वही SGPC में जाएगा और वही कंट्रोल करेगा, तो हु इज़ अ सिख। तो सिख वो था कि उसमें ऐसा लिखा है कि उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी दैट आई एम अ सिख, आई बिलीव इन 10 गुरुज एंड आई हैव नो अदर रिलीजन। ये जो लास्ट पॉइंट है, आई हैव नो अदर रिलीजन, ये जो पॉइंट था उनको यही चाहिए था, उनको मिल गया। क्योंकि दूसरा जो फैक्शन था अमृतसर सिंह साहबा का, वो अपने को हिंदुओं से अलग नहीं देखता था, और उन्होंने इसके खिलाफ, और यही जंग थी बेसिकली, दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था वो यही था कि एक तरफ कह रही है कि हम हिंदू हैं और एक तरफ कह रही है नहीं। और फाइनली इस पॉइंट के आने के बाद वो चीज़ सील हो गई, उसे एक स्टेट मशीनरी की सील मिल गई ना उस चीज़ को। और अगर आपको गुरुद्वारे कंट्रोल करने हैं, और गुरुद्वारे कंट्रोल करना मतलब सिख सोसाइटी पे पूरा कंट्रोल करना, तो वो चीज़ हो गई। और हाँ, तो 1925 में ये 8 जुलाई 1925 को ये बिल पास हुआ था। बिल का एग्जैक्ट नाम था सिख गुरुद्वारा बिल ऑफ 1925। और जो ये कमेटी बनी थी उसका पहले का नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सिख श्राइन्स। तो उसको चेंज करके, जब ये आ गया उसको चेंज करके बना SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। शिरोमणि होता है एपेक्स, टॉप पे जो होता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी के समय में जो एक स्पिरिचुअल मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसे सिखिज़म के नाम से लोग जानते हैं, वो स्टैंडर्डाइज और एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के रूप में इस्टेब्लिश 1925 में हो गया था। जी। तो अभी SGPC करंट में स्टेटस ये है कि हिंदू और सिख दो सेपरेट आइडेंटिटीज़ हैं। जो सिख है वो अपने आप को मतलब तभी सिख माना जाएगा जब वो अपने आप को ये डिक्लेयर करे दैट ही प्रैक्टिसेस नो अदर रिलीजन। कंक्लूड करने के लिए कि दो फैक्शंस थे, तो एक छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं, अगर मैं उनको कंक्लूड करूं तो जो रुचिराम सहनी एक प्रोफेसर थे 1863 से 1948 के बीच में। तो वो एक अपनी कहानी बताते हैं अपने दादाजी को लेके। तो ये कहते हैं कि वो अपने दादाजी को लेकर भी कह रहे हैं दैट ही हैड हिज डेली रोल ऑफ आइडल वर्शिप विद ऑल द वार्मथ ऑफ अ सिंसियर बिलीवर, so much so that when he was ill he would ask me to go through the forms and formalities of washing the idols in morning, properly dressing them and making their usual offerings of flowers, sweets and scents. I have every reason to conclude that my father was a sincere idol worshipper. The only thing that raises doubt in my mind is the fact that both in the morning and at night he recited with equal warmth and regularity 6 scriptures, Rahras and Sukhmani. तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, मतलब वो आइडल वर्शिप भी कर रहे हैं और जो 6 स्क्रिप्चर्स है रहरस और सुखमनी, उसको भी वो रिसाइट कर रहे हैं। तो ये एक आइडेंटिटी थी प्री ब्रिटिश। तो ये जो आइडेंटिटी है अब ये सिख आइडेंटिटी नहीं मानी जाएगी। और दूसरी आइडेंटिटी का जो एक और इंस्टेंस है 1925 में, जब ये SGPC वाली जो एक्ट आ रही थी, तो वहाँ पे मेहताब सिंह करके वॉज अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द तख्त खालसा लाहौर सिंह साहबा। तो उन्होंने कहा था कि दैट I for one say that if Sikhs do not wish to remain in the fold of Hinduism, why should Hindus seek to force them to do so? ये किसने बोला? मेहताब सिंह। मेहताब सिंह कौन है? मेहताब सिंह वो जो पूरा लाहौर सिंह साहबा फैक्शन वो जो था उसके एक प्रोमिनेंट मेंबर थे। अच्छा। तो वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। तो वो उन्होंने प्रोक्लेमेशन दी दैट आई फॉर वन से दैट इफ सिख्स डू नॉट विश टू रिमेन इन द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म, व्हाई शुड हिंदूज सीक टू फोर्स देम टू डू सो? What benefit can they obtain by keeping an unwilling people as partners in their community? Why not let them go? That, sir, is at the bottom of the whole excitement. तो ये आज तो मेन स्ट्रीम व्यू मान ही लिया गया है लगभग, या फिर सिख समुदाय के अनुसार तो ये रिपीटेडली पिछले 1925 से लेके आज 100 साल होने को चले, 3 साल हो 97 ईयर्स में रिपीटेडली ये कहा गया है। और केवल हिंदू समाज है जो आज भी मतलब इस सत्य को स्वीकार करने में झिझक रहा है। तो मेरा मतलब मत है कि शायद आज के हमारे इस डिस्कशन से ये तो क्लियर हो गया कि ये दो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, और इसको अगर हम इन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी की तरह ही देखें तो हम बेटर समझ सकते हैं, या फिर हमारा रिलेशन बेटर हो सकता है।
बेटर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं प्रॉब्लम। हाँ, इस जो हिंदू सिख रिलेशंस है या जो कॉन्फ्लिक्ट बीच में आया है जो 1980s में पंजाब में देखने को मिला, या जो अभी भी इसको रह रह के उभरता है, उसको हम बेटर डील कर सकते हैं अगर हम इन दो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ को स्वीकार करके माने। तो धन्यवाद अंशुल आपका इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए। धन्यवाद आदर्श, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और इस पे हम और भी बात करेंगे, जो 1925 के बाद से जो डेवलपमेंट हुआ अगले अंकों में, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ दृष्टिकोण का ये अंक आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।